खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आप सभी का पुनः इस नए वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है, चलिए, अगर आपको स्कूल आने का मन नहीं है तो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा दूँ, है ना, जिससे आपका अपना थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। अभी सुबह के लगभग 6:15 बजने वाले हैं, 6:11, और संडे का दिन है, तो थोड़ा जल्दी ही हमसे यूनिट 3 है, जिसका नाम चैप्टर 5, जिसमें है फ्रेंचाइज रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ हमें मेजरली कुछ चीज़ों को पढ़ना है। एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज, ठीक है ना। फ्रेंचाइज के मीनिंग देखना होगा, फ्रेंचाइज के कुछ कुछ डेफिनेशन है। इसके बाद में हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और उस रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो मेथड पढ़ना है ना। हमको क्या पढ़ना है? हमको मेथड पढ़ना है। तो उस मेथड को हम ध्यान से यहाँ पर अभी देखेंगे कुछ, और इसी मेथड को याद करते करते हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उस इलेक्शन को लेकर हम दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसका हमको समझ में आना होगा, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका काम है, आपको पढ़ना ही है, जितना जैसा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका पूरा मतलब है बेटा, एक चीज़ है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बेसिकली इसका मतलब ही होता है सीधा सीधा राइट टू वोट होता है ना, राइट टू वोट। अच्छा, अब राइट टू वोट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इंडिया को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं ना। हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी है, इसके 3 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो किसने किया है? कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ने, मतलब कि इंडिया ने, या पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जब आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में भी क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला वर्ड क्या है बताइए? सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के नस नस में, या सॉरी, इंडियन फिलोसफी कह लीजिए, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बेस पार्ट है, उसके बेस पार्ट में कौन है बेटा? दैट इज द पीपल। ओके, इंडिया का सबसे गवर्निंग, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? पावर कंसिस्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो भारत के लोग ही क्या है? भारत के लिए काम करते हैं, भारत का जो है भारत की शासन प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं, चुनाव प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, और जब सरकार बनती है तो सरकार अपना काम फिर आगे बढ़ाती है, आगे करती है। तो उसी तरीके से हम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल को हम यहाँ पर देखते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ का मतलब क्या है। फ्रेंचाइज दरअसल क्या है बेटा? मतलब आपको पता चले क्या होगा फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। देखिए, जब कंटेम्प्रेरी एज के बारे में हमने बात की, कंटेम्प्रेरी एज मतलब समकालीन परिस्थितियाँ ना, जैसे उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। जैसे कि अभी अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मार्च का मंथ चल रहा है। तो मार्च के मंथ में जो इंडियन पॉलिटिक्स है, या इंडियन विद इन अ स्टेट की बात बता रहा हूँ, और इसके साथ ही अगर आप किसी दूसरे स्टेट की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब जो प्रैक्टिकल सिनारियो होता है पॉलिटिकल साइंस का। फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल साइंस कहता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, नेचर ऑफ स्टेट की बात करता है। तो जब हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, तो वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या कहलाता है? पॉलिटिक्स कहलाता है। तो पॉलिटिकल साइंस अगर एक थ्योरी पार्ट है, तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल पार्ट है, बट सब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला ये कि हम एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं, दूसरा देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं। मतलब आपका दोनों सेम है, इनडायरेक्ट और या फिर रिप्रेजेंटेटिव। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आप एक इंसान है ना, जिसके अपनी अपनी 2 छोटी छोटी आंखें हैं। अब उस इंसान ने क्या किया? अपने किसी एमएलए को
मैं डार्क ले लूँ क्या पेन? एक मिनट। हाँ ठीक है, उसने अपने एमएलए को क्या किया बेटा? वोट किया। अंडरस्टैंड? ये ठीक है। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। जी, तो ये जो कॉमन पीपल है ना, इसकी छोटी छोटी आंखें यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, ये मुस्कुरा रहा है बच्चा। इसने क्या किया? अपने एक एमएलए को वोट किया। अब जब उसने एमएलए को वोट किया तो उस एमएलए ने क्या किया? चीफ मिनिस्टर को वोट किया। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या मैंने चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट किया पूरे स्टेट में? ऐसा नहीं है। क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट किया? है ना, अगर उसको हम एमपी कह दे तो क्या आपने इलेक्ट किया? ऐसा नहीं है। दरअसल में आप जो वोट करते हैं, जो अभी आप वोट करते हैं, आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, है ना। तो वो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने सीनियर मोस्ट को या फिर जो लीडर हैं उनको वोट करते हैं या उनको कंसिडर करते हैं, तब जाके उन जो सीनियर मोस्ट या फिर लीडर होते हैं उनको पावर मिलती है। तो ये हमारा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम पूरी आबादी ने, पूरे इंडियन पीपल ने उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है। हमने किसको इलेक्ट किया है? तो हमने अपने लोकल एमपीज को किया है। एमपीज ऑफ व्हाट बेटा? एमपीज ऑफ लोकसभा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी आप इसकी बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूरे पार्लियामेंट में दो पार्ट है, एक आपका लोकसभा, सेकेंड पार्ट है राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होता है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, और लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद में जो गवर्नमेंट यहाँ से फॉर्म होती है बेटा, वो क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की होती है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर किसी न किसी के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है? जब हम एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास में हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। मतलब हम एमपी की बात बता रहे हैं, जो एमपी दोनों आपके हाउस के एमपी होते हैं। और राज्यसभा में कैसे होता है प्रोसेस? राज्यसभा में होता है कि पहले हम अपने एमपीज को इलेक्ट करते हैं, है ना, फिर एमएलए को इलेक्ट करते हैं, देन वो एमपी और एमएलए क्या करते हैं? आपके जो है हाउस मेंबर ऑफ, मतलब राज्यसभा का जो एमएलए होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ओनली एमपी, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन के लिए जो भी आप राज्यसभा में किसी मेंबर को भेजें बेटा, राज्यसभा में कोई एमएलए होगा तो उस एमएलए को क्या कहेंगे हम? उनको भी राज्यसभा में, सॉरी, अरे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सुबह सुबह, राज्यसभा में एमपी होता है तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उसका जो चुनाव हुआ है वो कैसे हुआ है? इनडायरेक्ट मेथड से हुआ है। किसके थ्रू? तो एमएलए के थ्रू। एमएलए कौन होते हैं बेटा? स्टेट के होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी अभी इस वीडियो खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है ना, पढ़ने का काम आपका है। अब आगे देखते हैं फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ। फ्रेंचाइज का मतलब दरअसल मतलब क्या हुआ कि जो जो पर्पस होता है ना, पर्पस मतलब कि पीपल ऑफ स्टेट एंजॉय द राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू वोट। मतलब जो भी नागरिक हैं स्टेट के, वो क्या करें कि जब कभी वोटिंग प्रोसेस हो तो वो अपने राइट को लेकर एंजॉय करें, और वो उनके पास ऐसा इंडिपेंडेंट चॉइस हो कि वो चाहे जिनको चाहे वो अपना वोट दे दें। तो सफरेज मीन्स द राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। इट इज जस्ट अ मीनिंग कि सफरेज का मतलब क्या हुआ बेटा? राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। अब ये पब्लिक इलेक्शन क्या होता है? वो इलेक्शन जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो इलेक्शन जिसमें पूरी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, वही तो होता है पब्लिक इलेक्शन। और उस पब्लिक इलेक्शन का जो मोटो होता है, क्या होता है? मोटो इज टू elect our representatives।
जो रिप्रेजेंटेटिव क्या होने चाहिए बेटा, लोकल होने चाहिए। अब आप ये मत कहिए कि सर हम तो, जरूरी नहीं होता कि लोकल है वो है, मतलब कई बार राज्यसभा के सेंस में हम क्या देखते हैं कि हमने तो भाई लोकल को इलेक्ट किया नहीं ना, हमने तो एमपी बनाए, लेकिन एमएलए बनाए। अब एमएलए ने किसी राज्यसभा किसी मेंबर को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो हर 2 साल बाद जो है 1/3 मेंबर ऑफ 250 हर 2 साल बाद वो क्या करते हैं, रीनॉमिनेट हो सकते हैं, या फिर उनका जो उनकी मेंबरशिप होती है वो कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, वही दूसरा उनके पोस्ट पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है आपको। अब आते हैं मीन्स ऑफ इलेक्ट्रेट क्या होता है। इलेक्ट्रेट का मतलब बताओ, इलेक्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि जितने भी मेंबर हैं आपके स्टेट में, जो भी बॉडी है, ये जैसे आपकी बॉडी है, यहाँ पर जितने भी वोटर हैं, है ना, जितने भी वोटर हैं उन सभी के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम, सभी की कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, उन सभी की कलेक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रेट कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि पहला तो ये समझिए कि एडल्टहुड, ये समझिए क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है किसी वोटिंग में, वो होता है आपकी आपकी एज को देख के। कई बार एज, कई बार सोशल फैक्टर, कई बार पॉलिटिकल फैक्टर, अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो जब कभी आप किसी चीज़ की एलिजिबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है। कहीं ना कहीं एक इंसान है, अब वो इंसान अगर ए पोर्शन में है तो वो एलिजिबल होगा, अगर वो बी पोर्शन में है तो एलिजिबल नहीं होगा, नॉट टू बी एलिजिबल, या फिर वो पोर्शन दूसरा वो चेंज भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम उसके दोनों प्रोसेस को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसका हमको ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि अगर आपकी एज 18+ है तो आप क्या हो जाएंगे, वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सपोज करिए कि आपने कोई क्राइम कमिटेड किया, या आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, या आप जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो इस केस में आपका जो वोटिंग राइट है आपका, जिसको हम सफरेज कहते हैं ना, जिसको हम राइट टू वोट कहते हैं, वो क्या होगा बेटा, दैट कैन बी डिस्क्वालीफाई, यू कैन बी डिस्क्वालीफाई, दैट कैन बी डिसेबल ऑल्सो। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना होता है कि इलेक्ट्रेट कैसे बनता है। तो जैसे ही आपका, अच्छा इलेक्ट्रेट में क्या होता है, एक खास टेरिटरी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए रायपुर, अब रायपुर में कितने वोटर हैं, उन सभी के सभी वोटर का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रेट कहलाएगा। और उस सभी के सभी एमपी के वोटिंग के लिए, एमपी मतलब लोकसभा का जब इलेक्शन होगा उस समय के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रेट ना जरूरी नहीं कि स्टेट वाइज हो, किसी गांव का चुनाव होगा, है ना, कोई अगर गांव का चुनाव हो रहा है, कोई विलेज का चुनाव हो रहा है, ग्राम सरपंच का, तो वहां पर जितने गांव के वोटर्स हैं, जिनकी एज क्या है, 18+ है, जो मेंटली फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस हिसाब से वो सभी के सभी 18+ के लोग क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रेट कराएंगे। इलेक्ट्रेट मतलब दोज पीपल हु आर एलिजिबल एंड दे आर गोइंग टू वोट, दोज पीपल विल कंसीडर इलेक्ट्रेट फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। यहाँ तक भी ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। आपको ये पूरा पढ़ना है ना, ध्यान रखना है सफरेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। विदाउट द पीपल एंजॉइंग द राइट फ्रीडम टू वोट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो आप क्या कहते हैं कि भैया डेमोक्रेसी में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब पीपल ही नहीं है तो बाई, ऑफ और फॉर को लेकर क्या करेंगे, चटनी तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इन डेमोक्रेसी पीपल आर सोवरेन, ये बात सही से समझना। मैं कल बता रहा था, जैसे हम स्टेट को क्या कहते हैं, सोवरेन स्टेट कहते हैं ना, तो वैसे ही स्टेट का जितना भी एलिमेंट है, जैसे वो पब्लिक हो, सॉवरेनिटी हो, गवर्नमेंट हो या टेरिटरी हो, वो सब की सब भी सोवरेन है। क्यों सोवरेन है बेटा, क्योंकि अगर हम सोवरेन नहीं होते देन हाउ वी कैन से आवरसेल्फ दैट वी आर गोइंग टू इलेक्ट द पीपल इन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो जब कभी हम गवर्नमेंट के रूलिंगशिप की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो हमारे पास में जो राइट टू वोट है दैट आल्सो कम्स अंडर द सोवरेनिटी। तो ये हम समझ सकते हैं। थ्रू सफरेज दे डिटरमाइन, चुनाव से ही वो चीज़ें डिटरमाइन होती है। डिटरमाइन मतलब तय होती है कि किसके पास कितना राइट है। अंडरस्टैंड ना, मैंने आपको एमपी बनाया, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया और आप पागल की तरह काम करें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आई कैन vote against you also, I can choose anyone else na, they can go and they can run the government, does not mean that you became a government, you became a god for the state। क्योंकि यहाँ की क्या है बेटा, यहाँ we are having the democracy, not a kingship rule, not a divine rule। so ये सब चीज़ें हमें
देखनी पड़ती है। ये सब आपको पूरा रीड करना है ना। देखिए कई जगह पे 18 है, कई जगह 20 है, कई जगह 21 है। तो ये जो होता है इंडिया में कौन सा डेमोक्रेसी मैंने बताया था, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तब आप पूछेंगे सर फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ जो पब्लिक है वो डायरेक्ट अपने मतलब रूलर को या फिर हेड ऑफ द स्टेट को या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को वो इलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसको पूरा यूएसए के सिटीजनशिप लोग, जितने भी यूएसए के सिटीजन है सब के सब लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। तो उस तरीके से वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देख पाते हैं। अंडरस्टैंड? आज बहुत अंग्रेजी बोलने का मन नहीं कर रहा, मुझे भी पता है, आप सब वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, उसमें भी कोई बताने वाली चीज खास चीज नहीं है। सुबह सुबह उठ के अब अंग्रेजी कितना बोलेंगे हम, है ना? गाँव घर में है, आप इधर चाट अंग्रेजी में लोग पूछेंगे, बहुत बड़ा अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रहा है, सब बकवास चीज है। इसीलिए बढ़िया है हिंदी बता रहे हैं, आराम से सुन लीजिए और चुपचाप रिवाइज करके पढ़ाई करके मंडे को आ जाइएगा, क्योंकि मंडे को तो बेटा हम इसको खत्म करने वाले। मंडे को सिलेबस 3 हमारा, यूनिट 3 हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बच्चियां हैं, थैंक्स टू देम कि दे आर कमिंग एंड वन ऑफ देम इज सूरी एंड सेकंड इज इरा मैरी। दानी सुबह सुबह नींद क्यों आ रही? नींद नहीं इसको, अच्छा चलिए थोड़ा अभी वॉकिंग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलिए फटाफट खत्म करा के वॉकिंग पे जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें, हुआ लीगली एडमिटेड आपका हाँ एडल्ट, मतलब क्या वो कह सकते हैं कि हम जो है एडल्ट हैं। एडल्ट अच्छा, एडल्ट में कई बार डेट एज जो है ना वो स्टेट बाय स्टेट कई बार डिफर भी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि 18 चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 21। तो इस तरीके से है ना। अब आपको पता चल गया होगा बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सबसे पहला तो राइट टू वोट है, और दरअसल दोनों चीज़ क्या है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी है। और ये प्रिंसिपल ऑफ गिविंग द राइट टू वोट द सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑल्सो ना, ये बेस्ट प्रिंसिपल होता है। आपको कहीं जब कोई बोले कि आपको वोट करना है तो वहाँ पे आप अपना बेस्ट चूज करते हो, क्योंकि आप सभी एलिमेंट्स को फोकस करते हो ना, जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं कि इंसान कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये एलिजिबल है कि नहीं, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर तरीके से चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। राइट टू वोट जो होता है वो सभी एडल्ट सिटीजन्स को मिलता है, वेमेन, मैन, ट्रांसजेंडर सभी को मिलता है। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मैन है तो ही आपको राइट टू वोट होगा, अगर आप वेमेन है तो ऐसा नहीं, सबको मिलता है यहाँ पर, और कोई बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलना चाहिए, है ना? एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, तब आप अपने आप को इलेक्ट्रेट में पार्ट देखते हो, आप ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने आप को कह सकते हो। तो कई बार ये आपका 18, 20, 21 भी हो सकता है, ये सब चीज़ें। फर्दर वाइल नो प्रॉपर्टी, सेक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट फिक्स्ड फॉर ग्रांटिंग द राइट टू वोट। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपको फलाने जेंडर का होना चाहिए, फलाने वेल्थ का मालिक होना चाहिए, फलाने स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, आप ये ध्यान रखें कि जिस स्टेट में है वो स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, वो कम से कम इलेक्शन को प्रमोट करता हो, वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू आती हैं, और 2-4 एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने होंगे ताकि आप कम से कम उसमें अपना रोल को पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इस तरीके से माइनर हो या हाँ, ये बात ध्यान देना, प्रैक्टिस टू डिनाई, अगर वो डिनाई हो सकता है बेटा, अगर आप माइनर हैं, कई बार रोल ऑफ माइनर भी हो सकता है, क्रिमिनल है, मतलब माइनर का मतलब होता है बिलो 18 है ना, तो भी आपको आपकी एलिजिबिलिटी को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर आप बैंकक्रप्ट हैं, मैंने पहले भी बताया, मेंटली अनसाउंड हैं या अलग तरीके से कुछ अर्न करते हैं, डिस्क्वालीफाई किए, मतलब धोखाधड़ी वाले केस में, जैसे भी, जिसकी वजह से हमको लगे कि अगर हम आपको प्रमोट करें, अगर आपको हम पार्टिसिपेट करें, आपको मौका दें, तो पब्लिक सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हम आप इट्स बेटर होता है कि हम आपको वोटिंग पावर ना दें, हम मतलब स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको पता होगा कि 125 करोड़ में से बेटा इंडिया में ज़्यादातर कितने लोग हैं बताइए? 125 करोड़ तो है हमारा, मोर देन 1, अब तो नियर बाई 130 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंचने वाली है, उससे भी ज़्यादा 1.3 बिलियन प्लस है। लेकिन उसमें हार्डली कितने लोग हैं? 80 प्लस हैं, मतलब 80 करोड़ प्लस आपके जो हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो राइट टू वोट है, उनके पास वोट देने की शक्ति है। मीन्स व्हाट, दे कि दे आर मेंटली साउंड,
दे आर नॉट बैंकरप्ट पर्सन, मीन्स जो डिस्क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है उनके पास, और खास करके जो एलिजिबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकमिंग अ voter, to be part of electorate, to give the vote to the representatives, they are eligible. So that is why, and what is the strength? Nearby 80 crore plus out of nearby 130 crores. अब आता है बेटा जो सेकेंड पार्ट आपके सिलेबस का है, दैट इज रीजन। आपको एक सेकेंड रीजन आपको जानना है कि भाई ऐसी क्या बात है कि राइट टू वोट इतना आपका वाइड स्प्रेड है, उसको हम इतना पसंद करते हैं, है ना, और वो सब जगह पे एक्सेसिबल भी है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। द मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेड यूएडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग राइट टू वोट टू पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, या फिर इसको यूएडी बोल सकते हैं, या फिर इसको राइट टू वोट बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रांटिंग राइट टू वोट टू द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? फ्रेंचाइज करना मतलब टू बी टू गिव टू रोल to are going to participate in the democratic values, democratic process, और आपको अवेयर करता है, आपको जागरूक करता है, बाकी चीज़ें भी, एंड ग्रांटिंग राइट टू वोट टू द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट ऑल्सो। तो जब आप कभी डेमोक्रेसी देखें तो उसमें क्या रोल आपका होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। इन द कंटेम्प्रेरी एज ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन्वॉल्विंग द ग्रांट राइट टू वोट फ्रेंचाइज टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बात सही, अभी मैंने बताया कि आज के ज़माने में इन द टाइम ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न सोसाइटी, ऑल पीपल रिलेटेड विद द सोसाइटी दे आर qualified to be participated in the whole electing process. First of all, beta, how many arguments we are going to give in support of universal adult franchise means right to vote, because beta fully in tune with the theory of democracy। बात सही है कि जब कभी आप डेमोक्रेसी की बात करें तो आप बोलते हैं ना कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उसमें पीपल जो है बेटा, वही पीपल के पास में जो बेसिक पावर है, जो सबसे कॉमन पावर है, जो सबसे फंडामेंटल पावर है, वही वोटिंग पावर है। उसी को हम एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो वो अगर वो है तभी तो हम कहेंगे कि कीन थियरी है ये, फुल्ली इन ट्यून ऑफ द थियरी। सेकेंड है जस्टिफाइड इन द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, अगर आप मैन हैं और आपको पावर मिलेगा वोट करने का, अगर आप वुमेन हैं आपको पावर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को हम प्रमोट करते हैं। तो ये आपका जस्टिफाइड विद द राइट टू इक्वालिटी है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, यूनिक इकोनॉमिकली जो आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिकली जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है, अगर आप उनको बोलें कि वोट नहीं होगा, उनको वोटिंग पावर नहीं मिलेगी, तो इससे कोई मतलब सेंस नहीं बनता ना। और जब कभी वोटिंग होता है तो आपको पता होगा जितनी लाइन लगती है उसमें आप चाहे अंबानी जी, अडानी जी, सबको सेम लाइन में लग के वोट देना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन पॉलिटिक्स। जितना ज़्यादा वोट का पावर रहेगा उतना ज़्यादा पॉलिटिकली हम अवेयर रहेंगे, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा, हम कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, हम वी कैन टेक इंटरेस्ट ऑल्सो। तो इस तरीके से हमारा जो है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। क्योंकि अब आप लोग नहीं आए हैं, पढ़े हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिग्निफाइंग ऑल द पीपल ऑफ स्टेट ऑल्सो, लॉज ऑफ द स्टेट इक्वली अप्लाई फॉर द पर्सन, देयरफॉर ऑल शुड गेट द राइट टू वोट ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं सभी को आपको क्या करना होगा, अप्लाई होता है, सबको राइट टू वोट मिलता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ग्रेट मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है, जो थ्रू द पार्टिसिपेशन, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा आप एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बेटर ओबीडियंस ऑफ द लॉज। बिल्कुल ठीक बात है कि जब कभी आप ऑल मेन एंड वुमेन यूज देयर राइट टू वोट एंड द अदर पॉलिटिकल राइट, दे बिकम विलिंग पार्टनर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है कि जब कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, और ये सही बात है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे बना है, लॉ से बना है, तो लॉ से पॉलिटिकल प्रोसेस बना, तो इसका मतलब है अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लॉज को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस तो बढ़ती ही है, खास करके आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, वो भी अराइज होती है। तो इससे फायदा होता है। अब देखो, अगर आप पढ़ोगे तो ही मैं एक एक को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी से इसको खत्म करना है। जब मैं जल्दी वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत सोचो कि सर ने छोड़ दिया। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई एक सिंगल वर्ड नहीं छोड़ने वाला हूँ, हर चीज आपको मैं समझा रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना रीडिंग किया आपने, और कितना हमसे डाउट पूछा। तो जब तक आप ये ना करें तो कम से कम आप बिल्कुल ये ना बोलें कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना।
मीन्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सारे लोग जब मिलकर काम करेंगे, जब वोट देंगे, है ना, इलेक्ट्रेट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन है, जो फ्रेटर्निटी को बिलीव करेंगे, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा ही ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ होगा। और लेस चांस ऑफ रेवोल्यूशन, क्यों बताओ, क्योंकि भाई हमने सबको वोट दिया, तो चाहे वो एसटी एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, किसी को भी हमने सबको वोट दिया, हमने सबको पावर दिया, चाहे ट्रांसजेंडर हो, मैन हो, वेमेन हो, कोई भी हो। तो जब सबको वोट मिल रहा है तो हर किसी की मन में इच्छा है कि चलो मैं अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी में उनको पुल की नीड थी या उनको कोई ब्रिज बनवाना था, उन्होंने अपने लोकल लीडर से बात किया कि अगर हम आपको वोट देंगे तो क्या हमारा ब्रिज बनवा देंगे। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने वोट किया, उनका काम हो गया। तो कुल मिला के क्या आता है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है, आपको अपना इंटरेस्ट शो करने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है, रेवोल्यूशन कब आता है, डिससेटिस्फैक्शन से। तो आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं जब हम आपको पॉलिटिकली इक्वली कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से लेस चांस ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन लाना जो सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत ना के बराबर रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। एवरीवन पेज टैक्सेस, देयरफॉर एवरीवन शुड गेट द राइट टू वोट एंड ऑल अदर राइट्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये आप पढ़े होंगे ऊपर देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें। तो भाई हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं। तो जब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं तो हमको उस बदले में क्या मिलता है ना, हमको पार्टिसिपेशन मिलता है, और वो पार्टिसिपेशन क्या है, राइट टू वोट है। बस बहुत सीधी सी चीज़ है। सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रांट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू act citizens at support system of community living. All the people feel legal and political equality. They develop a natural love for their community. They support their political community also, which grants them the right to participate in the election of the government. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कम्युनिटी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ध्यान देनी चाहिए उसको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि दे डेवलप अ नेचुरल लव फॉर देयर कम्युनिटी, दे सपोर्ट देयर political community which grants them the right to participate in the election of the government. तो source of support of the for the community, ये वहाँ पर होना बहुत needed है। Encourages the minorities to feel secure as equal citizens with an equal right to vote, है ना। तो equal right to vote का मतलब हुआ कि इनकरेज द माइनॉरिटीज टू फील सिक्योर। भाई जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनको राइट टू वोट मिलेगा तो उनको क्या फील होगा कि चलिए मेजोरिटी के बीच में, मेजोरिटी के जोन में हम क्या है, हम सेफ हैं। और वो सेफ कैसे होंगे, जब उनको प्रॉपर मौका मिलेगा अपनी चीज़ें सामने रखने का, अपनी चीज़ें खुल के कहने का, अपने लोगों को वोट करने का और खुल के पार्टिसिपेट करने का, ताकि हम हमारी जो डेमोक्रेसी वो ज़्यादा बेहतर हो सके। बेसिस फॉर द यूज़ ऑफ ऑल अदर राइट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और सोर्स ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है बेटा। सिंबल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, तो सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिस्क्राइब एज सिंबल ऑफ सोवरेनिटी। द पीपल इनेबल्स द साउंड पीपल टू एक्ट एज अ सोवरेन पीपल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है, सोवरेन का मतलब क्या, सुप्रीम पावर। ओके, मतलब सुप्रीम पावर का मतलब ये हुआ कि आपका ये ऑन पावर है, आपका ऑन डिसीजन है, जिसके बेस पे आप किसी को इलेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो आपको उसको सोवरेन पावर हम कहते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। वैसे इस चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ये उतना खास नहीं है, लेकिन आप टाइम हो तो ज़रूर पढ़िएगा। पब्लिक इलेक्शन का मतलब हम थोड़ा सा बता दें, जिसमें क्या होगा कि इन कंटेम्प्रेरी टाइम व्हेन डेमोक्रेसी फंक्शन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्शंस कंस्टिट्यूट अ फंडामेंटल एंड बेसिक पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। मतलब कि चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्शन होगा वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। पब्लिक ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, उसने क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, और लॉज से क्या हुआ, हम लोग गवर्न हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्निंग सिस्टम है, इसमें पब्लिक इलेक्शन का रोल होता है कि ऐसा इलेक्शन प्रोसेस जिसमें पब्लिक को मतलब ह्यूज पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, पूरे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट एक्ट एज वोटर्स, बिकम कैंडिडेट्स फॉर सीकिंग पब्लिक ऑफिसेस एंड एक्ट एज पॉलिटिकल एक्टर्स और लीडर्स। तो कुल मिला के जिनको हम वोट करते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। लीडर मतलब क्या,
रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, हमारे आसपास के, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इन दोनों बच्चों के सामने कि आपके कोई क्लासरूम है, इस पूरे क्लासरूम में 100 स्टूडेंट हैं। अब जो 100 स्टूडेंट होंगे बेटा, उनमें से सभी लोग इलेक्ट करके क्या बनाएंगे, क्लास कैप्टन बनाते हैं। तो क्लास कैप्टन का रोल क्या होता है, आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करना, है ना। उसी को आगे चल के अभी स्कूल में जून जुलाई के आसपास में क्या होगा, हेड बॉय हेड गर्ल जैसे कुछ कुछ नियम कानून होता है। तो उससे क्या होगा कि पूरे कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट है इन द स्कूल, उन सभी का लीडर होता है हेड बॉय और हेड गर्ल। तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी नहीं दिखाएंगे चेहरा फालतू का, अभी सुबह सुबह फिर नहा वहा के थोड़ा अच्छे से हो जाएंगे तब ना दिखेगा, इसीलिए बिना चेहरे के पढ़िए आप लोग। आवाज से तो बूझ ही रहे होंगे कि हम ही हैं, नहीं बूझ रहे हैं तो मत बूझिए, पढ़ लीजिए चुपचाप, ठीक है। ये आप लोग पूरा पढ़ना, रीड करने से बेटा सब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा सा मतलब है, दो चीजें हम बता दें आपको, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, पढ़ लीजिएगा काम आ जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जो हम लोकसभा के एमपी का करते हैं, अभी हमने पहले भी बताया है। आप पब्लिक हैं, आपने क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन किया। डायरेक्ट इलेक्शन से क्या हुआ, हाँ बेटा आ रहा हूँ, पापा है नीचे, दे दो पेपर, दे दो उनको। तो डायरेक्ट इलेक्शन से क्या हुआ, आपने एमएलए और एमपी इनको इलेक्ट किया, आपने ग्राम पंचायत के सरपंच को इलेक्ट किया। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पर हुआ, वोटर्स होते हैं, कास्टिंग ऑफ वोट्स और कास्टिंग ऑफ वोट्स मतलब जो उनकी कंसिडरेशन होती है, कास्ट करना, कितने लोग वहाँ पर वोट करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें, है ना। रीड करना आपको सब समझ में आ जाएगा। अपना डिमांड, दे कैन गेट देयर डिमांड इंटरेस्ट बेटर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू देयर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जिसको हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया उन, इसीलिए ना आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए है वो ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ना डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या लगता है, हमारे यहाँ लगता है मेरे प्यारे देशवासियों, उनको फील ही नहीं होता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। रीज़न ये है कि हमने अपने एमपीज को बनाया है, हमने अपने एमएलएस को बनाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है। उसी का एग्जांपल क्या है, इंडिया इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में पहले आप क्या बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं पब्लिक, है ना। उसके बाद में वो पब्लिक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बिहाफ पे आपके लीडर सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका सीएम हो सकता है या वो आपका पीएम हो सकता है। ये आप नोटिस करेंगे इसमें ये लिखा हुआ है, और कुछ खास नहीं है ना। ये आप जरूर से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फीचर्स नहीं पढ़ने हैं, है ना, ये आपको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, मीनिंग एंड मेथड्स और फॉर्म्स। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इसको वीडियो को हम यही अभी आपका करते हैं, पार्ट 1 देखते हैं इसको 2-3 पार्ट में अगर बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करते हैं। टेक केयर।